अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मेरे साथ हैं मारूफ आलिमुद्दीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल। मारूफ सियासी शख्सियत हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, आसाम में चुनाव ख़त्म हो चुका है। आपका कांग्रेस का अलायंस था, कई महीने हो गए, सरकार भी बन गई जिसकी बननी थी। क्या रीज़न रहा? हंगामा था, चर्चा था कि इस मरतबा यूडीएफ कांग्रेस का अलायंस से सरकार बन जाएगी, लेकिन ये अलायंस क्यों नाकाम रहा? रीज़न क्या था नाकामी के पीछे? कि इलेक्शन का जीतने और हारने का, जीतने के लिए एक ही स्टोरी काफ़ी है कि हम जीत गए, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। और जब एनालिसिस करने जाएंगे, चीट फाड़ करने जाएंगे, तो उस वक्त हारने के लिए 100 वजूहात होती है। उसमें मेन रीज़न जो हम देख रहे हैं, हमने कम से कम 8-10 सीटें ज़्यादा मांगी थी कांग्रेस वालों से कि हमको 10 सीटें कम से कम और ज़्यादा दीजिए, ताकि हम लड़ें और लड़के जिन पर हम लोग को ज़्यादा जोर है वहाँ से ज़्यादा हम सीट लेके आए। और आप हिंदू इलाके से, आसामी इलाके से कम 10 सीट आप लोग ले आए तो मिनिस्ट्री हमारी बन जाती है। लेकिन किसी वजह से उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और आखिरी दिन थे, बार्गेनिंग का भी टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए हमने देखा कि भाई वक्त निकल जा रहा है, हमको भी मैदान में काम करना है, हमारे जो एमएलए जिनको हम टिकट देंगे उनको भी मैदान में काम करना है, तो उसके लिए एक अच्छे वक्त की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन सारे हालात के हिसाब से जाके जब नहीं हो पाया तो जो सीटें हमको मिली, जैसे इससे पहले 18 सीट तो हम खुद जीत चुके थे, अकेले हम जीत चुके थे। उन्होंने टोटल मिला के हमको 19 सीट दिया और हम ये चाह रहे थे कम से कम वो 25-26 सीटें हो जाए। तो 14 सीट दी थी, 4 में तो आप फ्रेंडली फाइट में थे। तो सही मानों में यही हुआ कि 15 सीट दिया, 5 सीट के ऊपर हम लोग चार्ज करके 5 सीट के ऊपर फ्रेंडली फाइट में थे। और फ्रेंडली फाइट में भी ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेट्स दिए गए थे, डेट्स, तो हमारे इलाके में आने से पहले कांग्रेस के सारे इलाके ख़त्म हो गए, उनके सारे बड़े लीडर फ्री हो गए। जब बड़े लीडर फ्री हो गए तो फ्रेंडली फाइट जब था तो उनको हमारे इलाके में सही मानों में नहीं आना चाहिए, लेकिन आ करके उन्होंने आपके खिलाफ कैंपेन बाकायदा आए और कैंपेन किया। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त वार फुट के ऊपर काम किया उन्होंने। एक दिन के अंदर दिल्ली के लीडरशिप को भी ले गए, जो भी यहाँ से गए हैं बाहर से, मुख्तलिफ जगहों से, उन लोगों को लेके गए। आसाम के जो एमपीज़ हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों को लेके गए और जिसका नतीजा ये हुआ, फिर भी बोरपेटा के अंदर जहाँ ये फाइट सबसे ज़्यादा हुआ, 3 सीटें हमने जीती, 2 सीटें उनको मिली। तो ये नहीं होता तो ये 5 सीटें हमको मिल जाती। मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ फ्रेंडली फाइट थी, कांग्रेस के साथ लड़ाई थी, वहाँ भी मौलाना 5 में से 3 पर जीत गए, 2 पर कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस के लीडरों का कहना है कि आसाम में हमारी हार बदरुद्दीन अजमल की वजह से हुई, उनके साथ हमारा अलायंस था जिसकी वजह से हमारे हिंदू वोट कट गए, सारे भाजपाई बन गए, सारे कांग्रेसी वोटर्स, और हमारी सरकार नहीं बन सकी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले 2 इलेक्शन हम लोग अलग अलग लड़ चुके थे और नतीजा उनका जो है, उस ज़माने में भी जो रिज़ल्ट आए तो उतने ही तकरीबन सीट आए जो अब होने के बाद हुआ, गठबंधन होने के बाद हुआ। तो कम से कम हम लोगों को उम्मीद थी कि वो आसामी इलाके और हिंदू इलाके में कम से कम 10 सीटें लेके आएंगे। जो बमुश्किल 4 सीट लाए, उसमें से भी 2 अभी बीजेपी में चले गए। तो इसलिए वो उस तरफ बहुत बुरी तरह मार खाए, जो उनको नहीं खाना चाहिए था। हम लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस वाले वहाँ से कम 10 सीट लेके आएंगे। वो ना लाना हम दोनों के लिए बहुत बड़ा वफाल हो गया और नतीजे में ये हुआ कि कांग्रेस हार गई तो हम भी हार गए। जब हार गए, बीजेपी जीत गई। अब जो अलायंस है कांग्रेस और या यूडीएफ का, या आइंदा बरकरार रहेगा या इसी इलेक्शन के साथ, इसी हार के साथ अलायंस भी हार गया है? नहीं, अभी देखिए, दिल्ली तो और बहुत दूर है, अभी राज्यसभा सामने है, उसके बाद फिर लोकसभा आएगा, उसके बाद पंचायत इलेक्शन सामने है। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, अगर उन लोगों को लगता है कि हमारे साथ आने की वजह से हिंदू वोट उनसे चले गए, तो वो खुद अपना अंदाज़ा करें कि हिंदू एरिया में उन्होंने मेहनत कितनी की थी, उनके सेंट्रल लीडरशिप हिंदू इलाके में गए कितनी मरतबा,
मुस्लिम इलाके में तो हम लोगों ने ही मना कर दिया था कि भाई ज़रूरत नहीं है आपको आने की, और उस तरफ वो कितने गए, और बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कितनी मरतबा गए। तो ये चीज़ का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज जैसे प्राइम मिनिस्टर कम से कम जो है वो 6-7 मरतबा गए आसाम में, होम मिनिस्टर 7-8 मरतबा गए, नड्डा जी 7-8 मरतबा गए, और दूसरे इनके जो बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो सब के सब गए। उसके मुकाबले में इत्तेफाकन किसी वजह से हमें नहीं मालूम क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे राहुल गांधी जी 3 मरतबा गए और प्रियंका गांधी जी 2 ही मरतबा गई, और उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप में एक राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गए जी, तो वो गए। तो इस तरीके से बहुत बड़ा मुकाबले में हम लोग बहुत पीछे रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो मरकजी क़यादत है, मरकजी लीडरशिप है, उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, मेहनत नहीं की, वो लोग गए नहीं वहाँ। उनका अंदरूनी क्या मामला था हमें नहीं मालूम, या उनकी वही पॉलिसी थी, उनकी वही पॉलिसी थी कि इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये वक्त बता रहा है कि ये पॉलिसी गलत रही। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदू इलाके में, आसामी इलाके में कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप राहुल गांधी जी है, आपको प्रियंका गांधी जी है, ये लोग अगर जाते हैं तो हमको उम्मीद है कम से कम 2-4 सीटें और हम लोग बढ़ा के ले आते। राज्यसभा की एक सीट, इससे पहले भी आप लोगों ने एक राज्यसभा मेंबर बनाया था आपने, कांग्रेस ने मिल करके। इस मरतबा भी राज्यसभा की एक सीट आप भेज सकते हैं, तो किसको भेजेंगे? पिछली मरतबा जो गए थे वो कांग्रेस से आए हुए थे, तो क्या इस मरतबा आप अपने किसी आदमी को भेजेंगे? इस मरतबा भी कांग्रेस की बात चलेगी राज्यसभा के लिए? वो बात जो है वो ना कांग्रेस की थी ना यूडीएफ की। वो एक ऐसे आदमी थे जिनका एक बहुत बड़ा मकाम है आसाम के पॉलिटिक्स के अंदर भी, और ख़ासकर मीडिया के अंदर। उनकी पूरी ज़िंदगी 30-35 साल की मीडिया में गुजरी है, बड़ा नाम है। इस वजह से हम लोगों ने मिल के, वो न कांग्रेस के थे, अजीत भुइया साहब जो है वो हमारे भी नहीं और उनके भी नहीं, दोनों के जॉइंट कैंडिडेट थे। लेकिन इस मरतबा अभी कम से कम 1 साल बाकी है, आइंदा मार्च-अप्रैल में जाके ये इलेक्शन होना है, इसलिए अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं शुरू हुई। शुरू होगी तो देखा जाएगा। असम के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी जो अभी तक उनका जो कामकाज का दौर शुरू हुआ है, थोड़ा सा एंटी मुस्लिम उनका भी शुरू हो गया है। हालांकि लोग कह रहे थे कि कांग्रेस से आए हुए हैं, तो वैसा नहीं, उन्होंने आते फैसला किया कि मंदिर के 5 किलोमीटर के आसपास गाय के ज़बह करने पर, बीफ पर पाबंदी रहेगी, और भी कई सारे फैसले इन्होंने किए। आबादी को लेकर के बार बार वो बोल रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। देखिए, चूँकि वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, मैं उनकी तारीफ़ कर नहीं सकता, और अच्छा काम एक आदमी करेगा तो तारीफ़ करना चाहिए। एक तो ज़ुबानी कहना, जैसे बीफ के बारे में उन्होंने 1 हफ्ता पहले असेंबली में ये बयान दिया कि भाई आप एक चीज़ खाते हो, हज़ारों साल से आप लोग खा रहे हो, बस इतना करो, जो खालिस हिंदू इलाके हैं उसके अंदर मदीना होटल मत खोलो। बहुत बड़ा इशारा था कि हम आपको सताएंगे नहीं, आप अपने हिसाब से जैसे भी करना है, लेकिन मना है। और इंडिया लेवल पे आज गौकुशी बिल्कुल फ़र्ज़ है उनके हिंदू अपने जो बीजेपी के मैनिश्योर के हिसाब से। और बोलने में तो उन्होंने जो भी बोला, गाँव के ऊपर पाबंदी की बात की, सब कुछ किया, लेकिन ईद गुजर जाने के बाद, ईद जब आ गया 1 दिन पहले तक मैं लोगों से पूछता रहा कि भाई कोई पाबंदी है, कहीं कोई सख्ती हो रही है, कोई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई उनको पैसा लिया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ पूरे आसाम में एक केस भी ऐसा नहीं मिला, इल्ला माशाअल्लाह अगर कहीं एक तो छोटे मोटे केस हुए होंगे तो आपसी रफाकत के, आपस में एक दूसरे के दुश्मन के खिलाफ जाके उन्होंने केस कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जिस तरीके से पाबंदी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से सख्ती होनी चाहिए थी, वो 1% में मैंने देखा नहीं हुआ। अब इसके लिए तारीफ़ करें या बुराई करें, जो भी करें। तो मतलब बीजेपी की इसलिए आप तारीफ नहीं कर रहे, वैसे दिल में है कि आप तारीफ करना चाह रहे हैं उनकी? हाँ, उन्होंने जो करके दिखाया उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो करके उन्होंने दिखाया, उनको तो करना यही चाहिए था। हर तरफ पकड़ दकड़ होनी चाहिए थी, जेलों में ठूसना चाहिए था, जुर्माना लगना चाहिए था, हर तरफ जानवरों की पकड़ दकड़ होनी चाहिए थी। शुरू में हफ्ता 10 दिन पहले कुछ स्मगलिंग के जानवर पकड़े गए, जो व्यापारी लोग होते हैं बांग्लादेश स्मगलिंग करते हैं, वो पकड़े गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त आते गए वो भी हल्का होता चला गया।
इसलिए आबादी आखिरकार को लेकर के बार बार वो बयान देते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि ज़्यादा आबादी बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी उन्होंने दानिश्वर की एक मीटिंग भी की थी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करें। मसला क्या है? क्या वाकई में आसाम में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे ख़तरा है कि मुसलमान मेजोरिटी में हो जाएंगे और जो हिंदू है वहाँ वो माइनॉरिटी में बदल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उसका ये जवाब दिया था कि भाई आप उसके वजूहत, जो इंटेलेक्चुअल लोगों की उन्होंने मीटिंग की थी, तो वो कैसे इंटेलेक्चुअल होते हैं आपको मालूम है। हम उस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। जिन लोगों को न दीन के बारे में कोई मालूमात है न दुनिया के बारे में, गवर्नमेंट ने बुला लिया, चीफ मिनिस्टर ने बुला लिया तो वो आसमान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक ही मकसद होता है, चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ करना या जिस मसले में चीफ मिनिस्टर ने बुलाया उसकी तायीद करना, ये उनका मकसद होता है। वो इतने डीप में जाने वाले इंटेलेक्चुअल लोग नहीं होते। समाज में एक इलाके में एक डॉक्टर साहब हैं तो अच्छे आदमी हैं तो मालूम है वो इंटेलेक्चुअल हो गए। एक इलाके में कोई अच्छे वकील साहब है, लोगों की मदद करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल हो गए। प्रोफेसर साहब है, वो लोगों की देखभाल करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल हो गए। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को हम तो अपने हिसाब से, वो बड़े हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अपनी जगह में हैं, लेकिन वो जिस मामले में गए थे शायद उन लोगों में से 90% लोगों को यही नहीं पता कि हमको बुलाया क्यों गया। अगर आबादी कंट्रोल करने का कानून वहाँ लाया जाता है, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ लेकर के आए हैं, तो AIUDF उस कानून को सपोर्ट करेगी या उसकी मुखालफत करेगी? देखिए, जहाँ तक आबादी का मसला है, आबादी पूरे दुनिया में इंसानों की बढ़ रही है, इसके ऊपर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अब मुसलमानों में तो क्या, हिंदू भाइयों में बहुत से कम्युनिटीज़ आसाम में हैं जिनके यहाँ आबादी मतलब 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए खाली मुसलमान के ऊपर उसका इल्ज़ाम देना ये कहीं भी जायज़ नहीं है। हाँ, आबादी को लेके फ़िक्र करने की ज़रूरत है। फ़िक्र करने का मकसद यही है कि खाली मुसलमान कंट्रोल करें, दूसरे क्यों ना करें भाई। जो भी दूसरे लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं वो तो हमने गवर्नमेंट से ये कहा, लिख के दिया, मैंने बाकायदा लिख के दिया कि इसकी वजूहत नंबर 1 गरीबी है, उसके बाद अनपढ़, लिटरेसी बहुत बड़ा मसला है। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, गरीब होगा, उसके घर में आमदनी के कोई रास्ते नहीं होंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। ले दे के उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो उन्हीं के ऊपर समझता है कि यही मेरी आमदनी का ज़रिया है। ये कल बड़े होंगे तो 10 रुपया 100 रुपया भी कमा के लाएंगे, 5 है तो 500 रुपया कमा के लाएंगे। तो इस तरीके से इस चीज़ को उस नज़रिए से न देख के इन इलाकों में उनकी आप तनकीद करें। उससे अच्छा है कि वहाँ पढ़ाई को आप बढ़ाइए, स्कूल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, उन बच्चों में जो लिटरेसी का प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए, गरीबी है उनको नौकरियाँ दीजिए, मुलाजमत दीजिए, उनको और दूसरे काम ऐसे दीजिए जिससे गरीबी उनकी दूर हो। तो इन चीज़ों को अगर आप दूर करा देंगे तो आज नहीं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, हर साल एक मरतबा इसका दिन आता है। तो उस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन दिन आ गया तो आप लोग बड़े बड़े लेक्चर करेंगे, बड़ी बड़ी महफिलें करेंगे और उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। नहीं, एक्टिव कोई प्रोग्राम कीजिए, एक्टिव प्रोग्राम हो और ऐसा प्रोग्राम हो जो 10-20 साल के बाद जाके इफेक्टिव हो। तो ऐसा कोई प्रोग्राम कीजिए तो इंशाअल्लाह आबादी का मसला भी हल होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव की हलचल पूरे देश में सुनी जा रही है और जो रीजनल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी, उसके अलावा भी दूसरे स्टेट्स की पार्टी आकर के चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो क्या बदरुद्दीन अजमल की AIUDF भी उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी? नहीं, हम तो बिल्कुल, हमारा कोई इरादा नहीं है। बस हम इतना चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर मुत्तफिक हो जाएं, अपने वोट के परसेंटेज को बढ़ाएं। हमारे मुसलमान भाई खास करके वोट के परसेंटेज को बढ़ाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ना चाहिए और बीजेपी किसी तरीके से पावर में ना आ पाए। ये 1 पॉइंट प्रोग्राम कम से कम हमारे मुसलमान भाइयों का होना चाहिए। कोशिश सबकी मिलकर एक ही होना चाहिए, मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए सब। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से बिहार, यूपी में आकर चुनाव लड़ते हैं, कई सारे लोग हैं। बदरुद्दीन साहब आसाम से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? ये जनता सवाल पूछ रही है आपसे। देखिए, हर एक पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े इलाके में आसाम से निकलना है। तो बंगाल भी इस मरतबा बहुत बड़ा हो गया, बीजेपी को खदेड़ दिया बिल्कुल रख के।
इसलिए, और दूसरी पार्टियों को उन्होंने, इसलिए हम लोग अपने अंदर वो हैसियत नहीं पाते कि हम इतने बड़े इलाके में आके मैदान में उतरे। अगर उतरना ही है तो छोटे छोटे जो अतराफ में इलाके हैं उनमें पहले लड़ें, अपना स्ट्रेंथ बनाएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो हमारी अपनी पार्टी इस पोजीशन में आज नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे इलेक्शन में हम लोग आ जाएं और लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ बहुत सारी पार्टियां, सब अलग अलग चुनाव लड़ रही है। एसपी अलग है, बीएसपी अलग है, कांग्रेस अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है, ओवैसी साहब की पार्टी अलग है, और भी कई सारी पार्टियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उनको एक होकर लड़ना चाहिए, या इस तरह अगर लड़ेगी तो फिर बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके सब लोग ये 1.5 2 ईंट की मस्जिद बनाने के बजाय मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म अगर बना सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं हो पाए तो मोदी जी और योगी जी के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। यूडीएफ किस पार्टी को सपोर्ट करेगी यूपी में? समाजवादी को, बीएसपी को, कांग्रेस को? अभी तक तो हम नहीं कह सकते किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कुछ पिक्चर सामने नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे कि जो दे सबको मिलके एक को दे, नहीं तो सब हार जाएंगे। आखिरी सवाल, संसद का वो मानसून सेशन चल रहा है और अब 13 अगस्त को मुकम्मल भी हो जाएगा। 19 जुलाई से शुरू है। इस सेशन में बहस नहीं हुई है, काम काज नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? कांग्रेस को, अपोजिशन को, या बीजेपी को? रूलिंग पार्टी इसकी जिम्मेदार है। रीज़न क्या है? रूलिंग पार्टी इसकी जिम्मेदार इसलिए है कि रूलिंग पार्टी अगर चाहती हाउस चलाना 100% रूलिंग पार्टी के हाथ में है, तो वो अभी ये जो टेलीफोन टेपिंग का मसला, पेगासस का जो मसला है, अपोजिशन शुरू दिन से कह रही है कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर आके अपना एक बयान दे दे, बात ख़त्म। भाई हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जो इंक्वायरी चाहिए हम इंक्वायरी दे देंगे, कुछ और जो करना है हम कर लेंगे, सब कर लेंगे। आप इसको गलतफहमी दिल से मत निकाल दीजिए अपने, और हम लोग इसमें मुलव्वस नहीं है। इतनी बात कह देते, बहुत बड़े लंबे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, चैलेंज कर देते। तो अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं और हाउस को 20 दिन चलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या काल में दाला है। तो इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी के ऊपर होती है कि वो हाउस को चलाए। हाउस नहीं चला, ये बदबख्ती की बात है, लेकिन ये भी एक बहुत अंदरूनी तौर पर बहुत बारीक चीज़ है कि हर रोज़ 2-3 बिल जो है रूलिंग पार्टी पास कर रही है। तो इसलिए वो अपना मकसद तो पूरा कर रही है, लेकिन सामने इसलिए बहस पे नहीं आ पा रही है कि बहस का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आज तो बाकायदा बंगाल के एक साहब, तृणमूल के कल्याण बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा चैलेंज किया, मोदी जी को दावत दिया कि आप आइए और बयान दीजिए, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप कहेंगे हम 15 दिन और रहेंगे सारे हाउस वाले मिलके, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए। और मेरे ख्याल से क्या जवाब आएगा। बात ममता बनर्जी की आ गई है तो एक सवाल कि ममता बनर्जी के बारे में खबर है कि अब वो भी बंगाल से बाहर निकलकर मरकज़ी सियासत में आ रही है, और ये भी खबर है कि हो सकता है 2024 में एक थर्ड फ्रंट की क़यादत ममता बनर्जी करेगी राहुल गांधी से हट करके। आप इसको मुनासिब समझते हैं? अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो आती हैं तो? नहीं, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट के नाम से गुज़िश्ता 2-3 मरतबा से यूपीए के साथ मैं हूँ, कल भी रहूँगा जी। लेकिन यूपीए को जिस तरीके से एक डिफेंसिव एतबार से नहीं बल्कि अटैक के एतबार से आना चाहिए था, पूरे मुल्क में जितनी पार्टियां उनके साथ में हैं उनको लेके वो नाकाम रहे, वो मतलब नाकाम नहीं रहे, वो लोगों की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। इसलिए ममता बनर्जी औरत होके मैं समझता हूँ वो बाहर निकल के आ रही है। उसका मकसद ये नहीं लेना है कि मैंने महसूस किया कि वो लीडरशिप ले, वो लीडर बने, ऐसा कोई मकसूद नहीं है, लेकिन सब लोगों के अंदर एक जोश डाल के अगर एक थर्ड फ्रंट अच्छा बन जाता है और वो मुल्क के लिए 24 के लिए तैयारी हो जाती है, तो ये मैं समझता हूँ मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात होगी कि मुल्क एक तरफ चल पड़ा, और बीजेपी और मौजूदा हुकूमत का मुकाबला करने के लिए ये फ्रंट कुछ ना कुछ कर सकता है। आखिरी सवाल, अभी आसाम में मिजोरम में लड़ाई हुई, 6 पुलिस एहलकार शहीद भी हो गए। तो जो मिजोरम आसाम की लड़ाई है इसके लिए आप, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की हुकूमत है, तो क्या हुकूमत को आप जिम्मेदार मानते हैं या कल्चरल पुरानी लड़ाई है और ऐसा हो जाना कॉमन बात है? ये मैं समझता हूँ कि ये
दोनों तरफ चूँकि बीजेपी की हुकूमत है, जैसे आपने कहा, मैं तो कहूँगा तीसरी तरफ भी है, दिल्ली में भी बीजेपी की हुकूमत है, सेंटर में भी है। सेंटर में भी दिल्ली की हुकूमत है। तो इसलिए ये मामला एक दिन का नहीं है, 50 साल से ज़्यादा हो गया ये लड़ाई चलती रहती है और चल रही है। मिजोरम वाले हमारे आसाम की ज़मीन के ऊपर दखल करते हैं, यहाँ वाले उसके ऊपर रिएक्टेट करते हैं। तो इस तरीके से होके ये मामला नौबत इजा रसीद कहते हैं, यहाँ तक पहुँच गई कि यहाँ 5-6 आदमी मर गए, शहीद हो गए। सही है, तो वो एक दिन का मसला नहीं है, पुराना मसला। और इस मसले को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ही हल कर सकता है इस मसले को। और दूसरी बात आखिरी ये अभी 6-7 साल से इन लोगों ने तकरीबन 6-7 बीघा ज़मीन आसाम के एरिया के अंदर आके घुस के कब्जा कर लिया। इसको भी जब भी मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने वाला था, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, 3 दिन से बैठा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है मिलूँगा तो हमारा दावा यही है, उनके साथ डिमांड ये रहेगा कि आप उसको पुराने अपने पॉइंट पे पहुंचा दीजिए और वहीं एक सील मार दीजिए। जब इससे एक कदम आगे कोई इधर का वाला नहीं बढ़ेगा, कोई उधर वाला नहीं। सेंटर में उनकी सरकार है, दोनों जगह सरकार है, तो बिल्कुल सेंट्रल ही को करना है, पॉसिबल भी है। बिल्कुल पॉसिबल। तो आप थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर और आसाम के धुबरी से लोकसभा MP। उसके अलावा आप दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन हैं, जमीयत उलमा हिंद आसाम के सदर हैं और एक मिली मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ मारूफ सियासी रहनुमा हैं। हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की बातों से कितना एग्री करते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।